अच्छा, ये हसीब किधर चला गया? तो जी जब ड्राइंग माइनस होती है तो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, जब प्लस होती हैं तो फिर कैपिटल पे कैसे, फिर तो कैश पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ड्राइंग क्या होती है, जल्दी बताएं। जब माइनस होती हैं तो फिर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है ना। हाँ जी। तो जब प्लस होती हैं तो फिर कैश पे नहीं इफेक्ट पड़ता। ड्राइंग प्लस कैसे होंगी? ड्राइंग तो होता ही निकालना होता है, और ये आप कैपिटल यस। को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। कैपिटल कम हो रहा होता है तो कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, तो कम हो रहा होता है डेबिट। अब डालना, जैसे आप बात कर रहे हो, डालने के लिए है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, इंट्रोड्यूस करना, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते यस। हो तब प्लस हो रहा होता है। इसीलिए कैपिटल के फार्मूले के साथ होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट या अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, और माइनस ड्राइंग। यस। ठीक है, जो मेन एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट फाइव हैं, यानी मेन एलिमेंट्स फाइव हैं, उन्हीं की आगे से स्मॉल कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। मेन एलि एलि फाइव एलिमेंट्स को आपने ग्रिप करना है। जब वहां पे ग्रिप हो गई ना, फिर आपने, मैंने सेकंड स्टेप में क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में डबल एंट्री के मैंने यही कहा है कि ट्रांजैक्शन को देखो, कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड उठाए तो उनको मैच करो। एसेट से मिलता है, लायबिलिटी से मिलता है, कैपिटल से मिलता है, किससे? सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स आपने पकड़ लिए, आपको पता चल गया ये कैपिटल का है, ये एसेट का है, ये इसका है। तो फिर क्या करो? फिर जो है उसको देखो कि उस कीवर्ड की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, यानी क्रेडिट साइड पे ही जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट, ठीक है, ऑपोजिट साइड। लेजर्स, जनरल लेजर्स बनाने का तरीका ही यही है जो कंट्रोल अकाउंट आप बनाते हो, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल्स के लिए। ठीक है, जो चीज डिक्रीज करवा रही है उनको उसके ऑपोजिट लिखते जो। ठीक है, रेवेन्यू भी आपने पढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस भी देख लें। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सपेंसेस में आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो चीज सेल करने के लिए खरीदी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, ओवर हेड्स आर एक्सपेंसेस, ओवर हेड्स होते हैं और अखराजात। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग रखी हुई है उसका रेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने डिलीवरी वैन रखी हुई है जो घर घर जाकर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उस केस में इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर्स। तो फाइनेंस कॉस्ट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, ये भी देख लो। जो इंटरेस्ट पे होता है लोन्स और ओवरड्राफ्ट पे, वो इंटरेस्ट किस कैटेगरी में जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, यानी वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस। ठीक है, अब देखो, ये चीज मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूं। मैंने मालेन से लोन लिया 1,000 का, ठीक है, मालेन से मैंने लोन लिया 1,000 का। मालेन ने कहा मैं ये 10% पे दूंगी, ठीक है, आप मुझे 1 ईयर के बाद वापस करना। 1 ईयर के बाद मैं इसको वापस करूंगा। इसका लोन तो 1,000 है, मैं इसको 1,000 के साथ एक्स्ट्रा 10% दूंगा, 100। समझ आई? तो ये 100, अब ये दो कैटेगरी में लोन डिवाइड हो गया है। एक तो ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी 1,000 से, क्योंकि उधार 1,000 है। अब इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस कॉस्ट है, वो फाइनेंस कॉस्ट मुझे जो पैसा लेने पे कॉस्ट पड़ी, वो वाली, वो वाली कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आगे यही है, एक्सपेंडिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन देख लो। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इन दोनों को आप सेम टर्मिनोलॉजी प्रॉफिट में डिफाइन कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, रेवेन्यू से एक्सपेंसेस निकालो, तो अगर एक्सपेंसेस कम हुए तो प्रॉफिट बन जाएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा रेवेन्यू कम तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, देख लो, इफ अ बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट इट्स कैपिटल एंड नेट एसेट्स इंक्रीजेस,
ये टर्मिनोलॉजीज डायरेक्ट बात औकात ये एमसीक्यूज में आ जाती है। इफ अ बिजनेस मेक्स अ लॉस इट्स कैपिटल एंड नेट एसेट्स डिक्रीजेस। क्लियर? क्लियर है? जैन? yes, जैन क्लियर है? ओके, ठीक है। लेजर अकाउंट्स आपको पता है, ठीक है, कैसे बनते हैं ये इंडिविजुअल yes, sir. लेजर्स आपने बनाए हुए हैं, कस्टमर का एक एक नाम। फिर जनरल लेजर्स जो आते हैं, यानी तमाम कस्टमर्स के गट्ठे एक जगह पे। ये भी डेबिट एंट्रीज रिकॉर्ड, क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड, ठीक है, कौन कौन सी चीज डेबिट साइड जाएगी, कौन सी चीज क्रेडिट साइड जाएगी। फिर ये एंट्रीज हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये देख के इनको नोटबुक पे मस्ट राइट डाउन करना है, अटेम्प्ट करना है, और फिर यहाँ से इसको देखना है कि ये यहाँ पे कैसे हुई हुई है। पहले अपनी अटेम्प्ट करनी है। आपको मैं लास्ट पे टास्क भी है यहाँ पे, वो भी दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसको भी देखना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो आपने, आपसे पूछते हैं यहाँ पे FA2 में आपसे पूछा जाएगा। डबल एंट्री आपने की ना, जैसा कि Yo, bro. Yeah, give me 30, okay? जैसा कि ये है कि समझ लें, कौन सी बात करें हम, ये फाइनेंस कॉस्ट की बात कर लो, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पे मैंने मालेन को 100 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। अब क्या होगा, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, कैश पे जो मैंने की क्रेडिट, ठीक है, 100 से फाइनेंस कॉस्ट, 100 से डेबिट, और कैश 100 से क्रेडिट। फाइनेंस कॉस्ट क्या है, किस नेचर का आइटम है फाइनेंस कॉस्ट मालेन? और ये सब लीव कर रहे हैं। मालेन माइक अनम्यूट करें आप। जी सर। हाँ जी, ये मैं पूछ रहा हूँ, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। मैंने इंटरेस्ट पे करना था 100 का, तो मैंने डबल एंट्री बनी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट। क्लियर? जी। हाँ जी, तो अब मुझे बताएं yes. कि फाइनेंस कॉस्ट जो है किस नेचर का आइटम है, कौन से एलिमेंट में जाएगा? एक्सपेंस। जबरदस्त, एक्सपेंस में। और कैश? एसेट। एसेट, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने बताया है कि FA2 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। FA2 में पूछेंगे आपसे कि बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कौन सा अकाउंट जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा अकाउंट जाएगा। ठीक है, बताएं मुझे जरा, इस ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कौन सा एलिमेंट जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा अकाउंट जाएगा। प्रॉफिट और लॉस में फाइनेंस कॉस्ट जाएगी और जबरदस्त, अ, ग्रेट, ठीक है, वेरी गुड। जैन समझ आई? Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट आपसे ये पूछें, यार एलिमेंट्स बहुत बेसिक चीज़ है, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। जैसे आप ड्राइंग में पीछे रोंग हो गए थे, ठीक है, याद है जब मैंने आपकी भी क्लासेस ली थी, मैंने कहा था ये सब कुछ ये एलिमेंट्स हैं। तो अभी तक देखो मैं एलिमेंट्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कह रहा था एलिमेंट्स आपकी फिंगर टिप्स पे हूँ। एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन सबसे मेन चीज़ है। जैसे ड्राइंग का आपको नहीं पता चल रहा था, आप कह रहे थे एसेट में, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही थी, कैपिटल को रिड्यूस करवा रही थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली ये डील हो जाएगी। ये एंट्रीज हैं, देखो बता रहे हैं कि कौन सी डबल एंट्री किस में जा रही है, कौन सी किस में, कौन सी किस में। ये ऊपर आप करोगे तो खुद बताओगे, ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप बताना जरा, यहाँ पे मुझे बताओ डे 4 में, ठीक है, कैश इन हैंड किस में जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, सेल्स?
Statement of profit or loss. एक्सपेंसेस, Profit or loss. ठीक है, जबरदस्त, ग्रेट, गुड। ठीक है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ये लेजर अकाउंट्स जो आप बना रहे होते हो, सिंपल। फिर आगे जो है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग भी आपने किया हुआ है, ठीक है। वही जो बैलेंसिंग जी आप सर। करते हो और नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड या नेक्स्ट मंथ के लिए फॉरवर्ड कर देते हो। फिर जनरल लेजर, ठीक है, उनको इकट्ठे करके एक जगह पे लिखते हो, जो इंडिविजुअली डिवाइड लेजर्स होते हैं, जैसे कस्टमर्स हैं मालेन, हसीब। अब मैं उनका एक ही जनरल लेजर बना के लिखूंगा, टोटल कस्टमर से कितना लेना है, ठीक है, किसने कितने पे किए हुए हैं, कंटेन्स ऑल द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स यूज्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है। जनरल लेजर में जी टोटल आ जाते हैं। ये रीड करेंगे आप। क्रेडिट परचेजेस पड़ा हुआ है पीछे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ आपको ये क्या है, ये रीड करना है। वोकैबुलरी के लिए, वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट आपके इसके पहले से ही बिल्ड है, वोकैबुलरी रिक्वायर है आपकी, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ पता है। ट्रेड पेएबल, जब कैश पे, ये देखो ये इसने दो स्टेप में बड़े अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। देखो परचेजेस, ट्रेड पेएबल, परचेजेस की एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अब परचेजेस क्या होता है, परचेजेस जो होता है एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल है, एक्सपेंस अकाउंट है परचेजेस, ठीक है। जो चीज खरीदी गई वो एसेट है, लेकिन परचेजेस खुद अपनी नेचर में एक्सपेंस है, हम कॉस्ट उस पे लगा रहे हैं। तो ट्रेड पेएबल, ये देखो ये जाएगा एसपीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और एसओएफपी में जाएगा ट्रेड पेएबल, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ठीक है। अभी देखो तो जब इसकी क्लियर होगी एंट्री, तो फिर क्या होगी, ट्रेड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कैश पे कर रहे हैं हम एम्प्लॉयर को, ये फर्स्ट स्टेप कि हमने उधार पे लिया, अब उधार पे कर रहे हैं, क्लियर है। तो जी सर। क्रेडिट सेल, ये आपको बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है। सेल टैक्स, वीएटी, ठीक है, सेल टैक्स जैसा आपने पढ़ा था सेम वैसे का वैसा ही है, और अभी आपका है भी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ही है, सेम वैसा है, बिल्कुल कोई चेंज चेंज नहीं है। आउटपुट, ठीक है, चार्ज ऑन सेल्स, इनपुट दैट इज पेड ऑन परचेजेस, ठीक है, परचेजेस पे इनपुट टैक्स और सेल्स पे आउटपुट टैक्स, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाईज जिन पे टैक्स लगता है, सेल टैक्स रेट स्टैंडर्ड होता है, रिड्यूस्ड रेट भी होता है डोमेस्टिक फ्यूल पे, फिर जीरो रेट किन पे होता है, फूड, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड चिल्ड्रंस क्लॉथ्स पे, ठीक है, इस पे आप जीरो रेटेड देते हो। सम आइटम्स आर एग्जेम्प्ट आर आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ द सेल टैक्स, बैंकिंग एंड एक्सपोर्ट्स बिजनेसेस। क्या, क्या हुआ, चला गया था। चलो यार, अब उसने, वो मुझे लगता है उसका नेट मसला कर रहा था, दो बार उसने का डिस्कनेक्ट हुआ, दोबारा उसने ज्वाइन किया। तो खैर मैं क्लास ये थोड़ी सी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये ऑडियोज भी उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेक्चर, ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं। वर्किंग आउट सेल टैक्स आपको बिल्कुल पता है कैसे सेल टैक्स निकालना होता है, रीड करना है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आपको पता है, 100/20, ठीक है। और ये किधर गया है, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट है, सेल टैक्स है, ये ग्रास अमाउंट है, ठीक है। तो ग्रास अमाउंट पे आपने 20% इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये डिपेंड करता है, जैसे आपको ने पीछे पड़ा हुआ है सेम वही चीज़ें, तीन चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे सेल, सेल पे टैक्स है, तो सेल टैक्स की क्या एंट्री होती है, हाँ जी, बताएं जरा, कौन बताएगा सीब और मालेन में से। सेल टैक्स, हम्म, सेल पे सेल टैक्स की डबल। सेल्स, तो सेल है ना, सेल टैक्स है सेल्स पे, क्या एंट्री होगी मालेन, भूल गए हो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल सेल क्रेडिट और सेल टैक्स भी टैक्स क्रेडिट। क्रेडिट। हाँ जी, यहाँ पे मुझे अमाउंट भी लिखवाते जो जरा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, दूसरी क्या बोली मालेन, वन वन सेल क्रेडिट, क्या टू क्रेडिट, हंड्रेड सेल
सेल, हाँ सेल क्रेडिट, सेल टैक्स क्रेडिट, सेल टैक्स क्रेडिट, सबर, सेल टैक्स क्रेडिट। हसीब आप बताओ, अमाउंट्स मुझे लिखवाते जो। अकाउंट रिसीवेबल टू 40 बस क्या ठीक था? है, ठीक है, जबरदस्त, बस ओके, क्लियर है। ठीक है, तो 20/120 इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, इंक्लूसिव हो तो कैसे आपने निकालना है। ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी मस्ट आप अटेम्प्ट करोगे। अकाउंटिंग फॉर सेल्स टैक्स, वही चीजें लिखी हुई हैं, कुछ भी नया नहीं है। क्रेडिट सेल्स एंड सेल्स टैक्स, क्रेडिट सेल्स पे सेल टैक्स निकालना, सेम वही है, अकाउंट रिसीवेबल वाली एंट्री। ठीक है, ये देखो, ये सेम वही अकाउंट रिसीवेबल, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। ठीक है, देख लो, यानी ये भी यहाँ पे भी डेबिट डेबिट है, ये क्रेडिट क्रेडिट साइड है। ओके, फिर नेक्स्ट, ये जब पे हो रहा है तो रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रही है, हमें मिल रहा है। ठीक है, ये सेंस अच्छे से बनाना आपका, माशाल्लाह मुझे पता है स्ट्रोंग है, जेन का मसला है। ठीक है, जेन का इशू है अभी भी, उसका माइंड वैसे नहीं पिक कर रहा क्योंकि उसे जो गैप मिल गया ना, परचेजेस। ठीक है, बिल्कुल वो सेल टैक्स अब परचेजेस पे कैसे निकलता है, अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो जाता है। सेल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, registered for sale tax there are documents records must be kept and administrative rules must be followed। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसने रखने हैं कि वो सेल टैक्स जमा करवा रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ ए बिजनेस, मीडियम साइज बिजनेस है तो क्वार्टरली करेगा। ठीक है, 3 3 मंथ्स बाद। हमारी भी जो कंपनी थी ना, जिधर मैं फर्म में वर्क करता था, वो वीएटी जो है 3 3 मंथ्स के बाद पे किया करते थे। ठीक है, तो मंथली, अगर बहुत बड़ी कंपनी है ना, हमारे पास ज्यादातर मीडियम साइज या सोल ट्रेडर के अकाउंट्स होते थे। ठीक है, जिनका रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं होता था। जी। तो दूसरा जो है मंथली रिटर्न्स, अगर कंपनी बहुत ज्यादा है जिसका रेवेन्यू मिलियन ऑफ पाउंड्स में आ रहा है, ठीक है, तो उस वक्त जो है मंथली रिटर्न आप हर माह बाद यानी वीएटी क्लियर कर देते हो, ताकि बाद में बर्डन ना बनता रहे, मतलब कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि टफ हो जाता है। कैन नॉर्मली बी रिक्लेम्ड और ऑफसेट अगेंस्ट सेल टैक्स ऑन आउटपुट्स। ठीक है, ये वही बता रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस आप जो है क्लेम भी कर सकते हो, अगर आपने इनपुट ज्यादा पे किया हुआ है, आउटपुट कम रिसीव किया हुआ है, तो यू कैन टेक बैक योर अमाउंट दैट हैज यू पेड इन केस ऑफ परचेजेस। ठीक हो गया जी। फिर जो है सम वेरी स्मॉल बिजनेसेस आर एबल टू अकाउंट फॉर सेल टैक्स ऑन एनुअल बेसिस, बहुत से स्मॉल जो हैं जिनका रेवेन्यू समझ लें बहुत कम है, जो साल बाद भी करें वीएटी, उनकी ट्रांजैक्शंस इतनी नहीं होती, तो वो आराम से उस तरीके से भी कर लेते हैं। ऑटोमेटेड बैंक ट्रांसफर के जरिए भी कई बिजनेसेस पे करते हैं, वो एक फ्लैट रेट स्कीम होती है, उसके जरिए भी। अभी ये आप टैक्सेशन में जब जाएंगे ना, मतलब फिर ज्यादा क्लियर होता जाएगा, फ्लैट रेट स्कीम। ठीक है, फिर जो है कैश बेस स्कीम, एक्रूअल स्कीम होती है टैक्स पे करने की, कैश बेस पे जितनी कैश आई गई, कैश वाली ट्रांजैक्शंस पे आप सेल टैक्स पे करते हो। फ्लैट रेम, फिक्स एक परसेंटेज आप सेट कर देते हो विदाउट वीएटी, इनकमिंग आउट गोइंग। ठीक है, उसके बजाय आप फिक्स परसेंटेज सेट कर देते हो रेवेन्यू पे, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ती है। बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे तरीके से रखने हैं, सेल्स रिकॉर्ड वगैरह। ठीक है, बाकी सब कुछ इनवाइसेस आपके पास हो, ताकि क्या ना हो सके, कोई झगड़ा वगैरह ना हो सके। टैक्स इनवाइस में क्या होना चाहिए, सेलर्स नेम एंड एड्रेस, सेलर्स रजिस्ट्रेशन नंबर, इनवाइस डेट, पीछे आप ये पढ़ चुके हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं। पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, सेल्स टैक्स आपको पता है क्रेडिट नेचर का आइटम होता है, तो वही दो बातें जो आपको मैंने बताई हुई, जो चीज इसको बढ़ा रही है, ज़ाहिर सेल्स होंगी तो सेल्स पे जो हम सेल टैक्स रिसीव करेंगे वो इसको इंक्रीज करवाएगा, कैश पे भी और क्या कहते हैं क्रेडिट पे भी, परचेजेस वाला उसके उल्ट। ठीक है,
कैश पे टू टैक्स अथॉरिटीज को पे कर रहे हैं या एम्प्लॉइज के लिए पे कर रहे हैं पेटी कैश से एक्सपेंसेस, तो वो भी डिक्रीज करवा रहा है। ठीक है, ये भी रीड कर लीजिएगा, कुछ इसमें इतना नहीं है। पेनल्टीज, ठीक है, जब आप सेल टैक्स नहीं पे करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आपका रेवेन्यू 85,000 पाउंड से पर ईयर के लिए, एनुअल रेवेन्यू 85,000 पाउंड से अप हो जाता है, तो यू मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए सेल टैक्स। ठीक है, वीएटी के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। अगर आप फिर वीएटी नहीं पे करते या डिले करके पे करते हो, डेडलाइन होती है। मिसाल के तौर पर मैंने 3 मंथ्स मार्च तक का है, तो मेरी डेडलाइन होगी नेक्स्ट फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट डे। ठीक है, मेरा डेडलाइन होगी, ये मार्च है ना, 31 मार्च की मैंने वीएटी करनी है, तो मेरी डेडलाइन होगी मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, सेकंड ऑफ मई से पहले पहले मुझे, फर्स्ट या सेकंड होती है, मुझे भी ज़हन में नहीं रही है, लेकिन ये 1 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, 1 मंथ से पहले पहले मुझे, यानी इसके अंदर अंदर मुझे वीएटी पे करना पड़ती है, यानी फाइल करना पड़ती है। फाइल से मुराद वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये ट्रांजैक्शंस मेरी वीएटी वाली हैं, तो मेरी इतनी वीएटी बनती है और ये मैं एचएमआरसी को पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीएटी पे करना पड़ती है। अगर आप नहीं पे करेंगे इस डेडलाइन के अंदर अंदर, तो आप पे फिर एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगेंगी। ठीक है, परसेंटेज आउटस्टैंडिंग टैक्स टू बी पेड, आपने अगर वीएटी बनती थी 500 पाउंड्स, ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज यानी लगेगी कि 5% आपको पेनल्टी 500 की पड़ेगी अगर आप 1 मंथ लेट करते हैं, उससे लेट। पेनल्टी कैलकुलेटर भी होता है एचएमआरसी की वेबसाइट पे, वो भी। तो एडजस्टमेंट एरर्स एंड ओमिशंस आपने कब कब करना है अपनी टैक्स रिटर्न में। इफ एरर इज डिस्कवर्ड ऑन अ टैक्स रिटर्न व्हिच हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड, द टैक्स अथॉरिटीज मस्ट बी कॉन्टेक्टेड एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है आपके टैक्स रिटर्न सही तरीके से नहीं सबमिट करवाई, तो भाई इससे पहले कि एचएमआरसी टैक्स अथॉरिटी आपका एरर ढूंढे, उससे पहले पहले आप बता दें कि मैंने ये गलती की हुई है, मैं अपनी टैक्स रिटर्न अमेंड करना चाहता हूँ, तो फिर बेहतरीन होगा। अगर टैक्स अथॉरिटी ने आपका एरर वगैरह ढूंढा जो आपने जानबूझ के किया हुआ, फिर आपको वो फाइन, बहुत हैवी किस्म के फाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर सेल टैक्स लेजिस्लेशन में कोई चेंजेस हो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आर चेंजेस, द बिजनेस मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, तो उसको पता होना चाहिए किस पे कितना वीएटी है, क्या बिजनेस ने टैक्स के रिलेटेड नई चेंजेस किए हैं। ठीक है, जैसे वेज इंक्रीज हुई तो टैक्स भी इंक्रीज होता है पर ओवर, यानी इधर यूके में, तो उस हिसाब से ये चेंजेस आपने अकाउंटिंग में अपनी में लेके आनी है सब कुछ। इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर सेल्स टैक्स बाय अ बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर होता है, कलेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज व्हेन इट अकाउंट्स फॉर सेल टैक्स इट मस्ट मेंटेन डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू, यानी बिजनेस अपना रिकॉर्ड यानी खुद ही रखता है ना। यह है कि जब वीएटी वो खुद फाइल करता है, तो वो एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, अपने काम खुद कर रहा होता है, किसके लिए, टैक्स अथॉरिटी के लिए। तो जाहिर है फिर अगर टैक्स अथॉरिटी को आप पे डाउट होता है, कहती है आप कम टैक्स दे रहे हैं, तो आपसे रिकॉर्ड मांगेगी कि आप हमें रिकॉर्ड दिखाएं जी, आपका रेवेन्यू कितना है। तो आपके पास ये सब रिकॉर्ड्स वगैरह क्लियर होने चाहिए, ट्रांजैक्शंस वगैरह सब कुछ क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ था, आपने सब कुछ ही पहले पढ़ा हुआ था, कुछ भी इसमें नया नहीं है। जरूरत यहाँ पे क्या है, रिवीजन की और माइंड सेट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रखने की। माइंड सेट एक्टिव और क्रिएटिव रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। दूसरी बात, है, नीचे आए तो यहाँ पे ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस, ये चलो दोबारा से लिख ही देना, ये सारी आपने पहले भी की हुई है, एसेट लायबिलिटीज, लेकिन दोबारा से आपने ये वर्क करना है। क्रेडिट, ट्रांजैक्शन, ट्रेड रिसीवेबल, सब कुछ ही पहले वाली है। ठीक है, लेकिन दोबारा से आपने राइट डाउन नोटबुक में करना है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्लियर है। जी सर। और यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपने क्या क्या करना है।
इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में इन्होंने तो कहा हुआ है लेजर अकाउंट्स बनाए, ठीक है। मैं आपको इसका टास्क देता हूं और वो आपने जहन में रखना है और ये सब कुछ करना है आपने। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन द लास्ट ऑफ द चैप्टर, इसकी सबसे पहले आपने डबल एंट्रीज बनानी है। क्लियर? जी फर्स्ट सर। डबल एंट्रीज, सेकंड टास्क अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पैक्ट। Yo, bro. No. ठीक हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन इम्पैक्ट थर्ड वाला। फिर जो ये कह रहा है लेजर्स, लेजर अकाउंट्स बनाने। तो बैठी लीड नहीं थी बेटा। फिर ये लेजर अकाउंट्स का बैलेंसिंग ऑफ करना है। फिर ये बैलेंसिंग ऑफ के बाद 5 स्टेप पे आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। क्लियर है? जी सर। हसीब जी क्लियर है? जैन ओके? यस सर, क्लियर है, ओके सर। ठीक है। तो बड़े पुरसकून माहौल में और खूबसूरत करके लिखना है। ये ना हो जब मैं चेक करूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। खूबसूरत खुशखत करके लिखा होना चाहिए भाई। डबल एंट्रीज है, डबल एंट्री ऊपर टॉप पे लिखो डबल एंट्री टास्क, ठीक है। तो नीचे मेंशन करते जो स्टेप बाय स्टेप, पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है, ठीक है। ये 26 जून तक ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस। फिर सेकंड स्टेप में इन पे अकाउंटिंग इक्वेशन के इम्पैक्ट, ठीक है। फिर थर्ड में लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। लेजर अकाउंट्स के बाद बैलेंसिंग ऑफ करोगे। बैलेंसिंग ऑफ के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे और ट्रायल बैलेंस आपका तभी डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इक्वल। ट्रायल बैलेंस तो आपको पता है ना, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होगा तो ट्रायल बैलेंस वैलिड है, ठीक है। ठीक है, तभी ये इक्वल आएगा जब आप ये पीछे वाली ट्रांजैक्शंस आपने बहुत अच्छी की हुई होंगी। और ये जो बंदा कर लेता है ना, यानी बिल्कुल क्लियर यहाँ तक पहुंचा देना, वो समझ लेंगे उसको डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। एक एक जगह से आराम सुकून से पिक करना। और यहाँ पे आप आपके लिए एक ऑप्शन भी है, वो ये कि पहले तीनों अपना अपना टास्क करके, जो चीज थोड़ा सा यहाँ पे से एंट्री डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, वो तीनों फिर पहले अपना करके अपने साथ मुखलिस रहना है भाई। पहले अपना काम खुद करना है, ठीक है। अगर किसी में डाउट हो ना, वो भी चाहे आप खुद लिख लो। डाउट हो ना तो वो बाद में खुद करने के बाद डिस्कस करो आप सबसे, ओके। आपस में जी आपने सर। कब डिस्कस करना है, जब खुद अपना अपना कंप्लीट कर लोगे तो। ये नहीं कि अब किसी ने बना लिया है तो आप मुझे भेज दो या मैं आपका देख के, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ये वो स्कूल कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपने पेपर अपना खुद ही देना होता है और खुद ही आपने स्ट्रोंग होना होता है। तो वो बात हो ना तो आगे बंदा ये कर ही नहीं सकता है, स्किल लेवल वाला सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि मैं उसको बेहतर बता सकूं, मुझे डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। इस वे से ही नहीं यार, क्या 5 एलिमेंट्स हैं उनको ही मजबूत करना है, बस उनकी आइडेंटिफिकेशन सबसे मेन चीज डबल एंट्री में, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों टास्क होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर वे में, ठीक है। बाकी भी जो एक्टिविटीज हैं और टास्क हैं वो भी आपने करने हैं, ओके, ठीक है।